हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉप 100 में 31 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे निर्देशांक ज्यामिति में। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उस आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके पीछे जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप उनको देख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 32वें का फर्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है कि बिंदुओं, जहाँ बिंदुओं शब्द कह दे तो आप तुरंत एक लाइन तुरंत खींच लीजिए। ठीक, बिंदुओं ए और बी, तो एक ए लिख दीजिए और एक बी लिख दीजिए। और उसके बाद ए पर कह रहा है -2,2 और बी पर कह रहा है 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी, ये जोड़ने वाली रेखाखंड है ए बी को 4 भागों बराबर भागों में बांटना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, 4 बराबर भागों में बांटना है। मतलब कि ए यहाँ है, बी तो है ही, मान लीजिए ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये 4 बराबर भाग हो गए। आप देख लीजिए ए सी, सी डी, डी ई और ई बी, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, 4 बराबर भागों में बांटने के बाद हमको सभी बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। किसके? सी के, डी के, ई के। खैर ए और बी के तो हमको दिए हुए हैं। अब देखिए हम लोग सी और डी और ई के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखें, 4 बराबर भाग का मतलब अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा और ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि भाई चारों बराबर है ना। अगर चारों बराबर है तो 1 1 1 1 होगा, मान लिया, या 2 2 2 2 भी मान सकते हैं हम। अब ध्यान से देखें, अगर हम इसको रफ करे दे रहे हैं तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। आपको सिंपल तरीके से करना है। इससे पहले क्वेश्चन आपने किए थे उसमें कह रहा था 3 बराबर भागों में बांटने के लिए, जो क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अब इसमें कह रहा है 4 बराबर भागों में बांटने के लिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, डी एक बिंदु आप लोगों को दिख रहा होगा, डी, क्योंकि ये एक और एक मिलकर के कितना हो गया? 2, और यहां पर भी एक और एक मिलकर के 2 हो गया। तो इसका मतलब डी मध्य बिंदु है। और डी किसका मध्य बिंदु है? ए और बी का। देखिए सी और ई का भी मध्य बिंदु डी है, लेकिन सी और ई के तो निर्देशांक दिए नहीं। हम पहले डी के निर्देशांक निकालेंगे। डी के निर्देशांक ध्यान से समझिएगा। डी के निर्देशांक, अब डी क्या है? मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? ध्यान से देख लीजिए, डी मध्य बिंदु होगा ए और बी का। ए और बी का क्या है? मध्य में आ रहा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, क्लियर होगा। अब देखिए आगे आते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? -2 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास +2 बटे 2, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 8 है अपॉन 2। हल कर लेते हैं। 2 में से 2 गया 0, 0 बटे 2, 8 2 10, 10 बटे 2। अब इसको हल करेंगे। 0 बटे 2 क्या आ जाएगा? 0, 10 बटे 2 क्या आ जाएगा? 5। आप लोग समझ गए होंगे। डी के निर्देशांक हमको निकला है, क्या निकलना है? 0,5, 0,5। चलिए खैर, अब कौन कौन से बाकी हैं भाई? अब हमको सी और ई के बाकी हैं, तो सी का भी आराम से निकल आएगा। क्यों? सी किसका मध्य बिंदु है? ए और डी का। तो सी के निर्देशांक अगर निकालने होंगे, अब हम लोग सी के निर्देशांक निकालने हैं। ध्यान से जरा समझ लीजिएगा, सी किसका मध्य बिंदु है? ए और डी का मध्य बिंदु, क्योंकि एक ये है एक ये है, तो दोनों के बीच में एक आ रहा है, एक और एक के बीच में एक आ रहा है, तो सी मध्य बिंदु हो गया। तो सी किसका मध्य बिंदु हो गया? ए और डी का। तो ए को x1 y1 मान लेंगे, डी को x2 y2 मान लीजिए। ठीक, अब फॉर्मूले में मान रख दीजिए। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, C किसका मध्य बिंदु है? A और D का। तो जिसका मध्य बिंदु होता है उसी में x1 y1 और x2y2 माना जाता है। ठीक है, x1 हमारा कितना है? -2, x2 हमारा कितना है? 0 बटे 2, y1 हमारा कितना है? 2, y2 हमारा कितना है? 5/2। तो -2 और 0 जोड़ेंगे तो -2 बटे 2, 7 बटे 2। 2 से 2 कट गया, -1, 7 बटे 2। चलिए भाई, सी के भी हमको निर्देशांक मिल गए। सी के निर्देशांक क्या मिले हैं? -1, 7 बटे 2। क्लियर है।
अब किसके निर्देशांक बाकी हैं? ई के निर्देशांक बाकी है। तो ई किसका मध्य बिंदु है? डी और बी का। ठीक है, तो अब हम लोग ई के निर्देशांक निकालेंगे। ई के निर्देशांक, अगर हमको ई के निर्देशांक निकालने हैं तो बी और डी को देखेंगे। ठीक है, इसको रफ करे दे रहे हैं हम। तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, आप इसको भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माने ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ई के निर्देशांक निकालने, ई किसका मध्य बिंदु है? डी और बी का। इस वजह से ई के निर्देशांक निकालेंगे x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। x1 कितना दे रखा है? 0। x2 कितना दे रखा है? 2। y1 कितना है? 5। y2 कितना है? 8। बराबर हल कर लेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे, 2/2। 8 5 13, 13/2। 2 से 2 को काट दीजिए आप, 1, 13/2। ये लीजिए भाई साहब, हमारे पास सी के भी निर्देशांक आ गए, डी के भी निर्देशांक आ गए और ई के भी निर्देशांक प्राप्त हो गए, 1, 13/2। क्वेश्चन का अभ्यास फिर से कर लीजिएगा। इसी को 1-2 बार आप लोग और लगा लेंगे तो कायदे से समझ में और अच्छी तरीके आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 32वें का सेकंड पार्ट। एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपसे कह रहा है कि चित्र में बिंदु P, Q, R, S व T बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब कि P के निर्देशांक ज्ञात करना है, Q के निर्देशांक, R के निर्देशांक, S के निर्देशांक और T के निर्देशांक। देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग P के निर्देशांक निकालते हैं। ठीक, कैसे? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, P के जो निर्देशांक है, पहले x वाला सिरा देखा जाता है। x वाला सिरा कितनी दूरी पर है? क्योंकि P है तो देखिए डेड डेड करके ये लाइन खींची हुई है। x वाला सिरा 2 है। कितना है? 2। तो 2, y वाला सिरा कितना है? 3 है। 2, 3। लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। ये P बिंदु किस चतुर्थांश में है यह भी देखना पड़ता है। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। आपको पता होगा कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होता है, द्वितीय में होता है माइनस कॉमा प्लस, तृतीय में होता है माइनस कॉमा माइनस और चतुर्थ में होता है प्लस कॉमा माइनस। इसका मतलब ये चतुर्थ में, इसका मतलब पहला वाला पॉजिटिव रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा? निगेटिव। तो 2,3 तो सही है, लेकिन यहां पर -3 लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये चतुर्थ चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस का और दूसरा माइनस का होता है। अब खैर, अब हम लोग Q के निर्देशांक निकालते हैं। Q के निर्देशांक अभी सब समझ में आ जाएगा। Q वाला आप देखिए, जो Q है वो x से कितनी दूरी पर है? 3। तो चलिए भाई साहब हम 3 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। y से कितनी दूरी है? ये देखिए Q डैश कर दिया 3, y से भी 3, तो y वाला बाद में। अब चलिए एक काम तो हो गया। अब ये देखेंगे कौन से चतुर्थांश में? ये द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में क्या होता है? पहला वाला माइनस का, दूसरा वाला प्लस का। मतलब ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। प्लस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, -3,3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। अब चलिए हम लोग R के क्वाड्रेंट निकालते हैं। R के निर्देशांक, R देखिए भाई साहब कहां पर दिख रहा है? R यहां पर दिख रहा है, मतलब x अक्ष पर स्थित है। R फिर से समझ लीजिए, R कहां पर है? x अक्ष पर। और x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या रहता है? 0। तो अब देखिए ये क्या है? 4 है, तो x का मान तो 4 हो गया, क्योंकि x अक्ष पर है। x अक्ष पर y का मान क्या हो जाएगा? 0। तो 4, 0। अब s के निर्देशांक निकालने हैं। s के निर्देशांक, चलिए s कहां पर है? s भाई साहब यहां पे, s यहां पर है। s है तो x अक्ष पर, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। कोई बात नहीं, निगेटिव में रहने दीजिए। x अक्ष पर है 2, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। x का मान तो 2 है और y का मान कितना है? 0। लेकिन ये कहां पर है?
सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड के बीच में है, मतलब x का जो हिस्सा है वो माइनस वाले की तरफ है, इसलिए यहाँ पर -2,0 लिखिएगा, समझ गए। और जीरो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, जीरो में मत सोचिए कि सर इसमें प्लस लगाए माइनस लगाए, जीरो जीरो रहता है, उसमें कोई चिन्ह नहीं लगता, लेकिन संख्या में चिन्ह लगेगा क्योंकि ये x 2 कहाँ पर है, बाईं तरफ है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -2,0। अब चलिए हम लोग t के निर्देशांक निकालते हैं। t के निर्देशांक, टी कहां पर है, टी है यहां पर, y के निगेटिव वाले हिस्से में है, और y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x का मान 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, ठीक है 0, क्योंकि x का मान 0 है, y का मान कितना है 4 है, यहां पर लिख रहे हैं x का मान यहां 0 होगा और y का मान कितना होगा 4 होगा, लेकिन ये y के निगेटिव वाले हिस्से में, इसलिए यहां पर -4 लिखिएगा, 0, -4। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए x की जगह 0 रख दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक आध बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छी तरह आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वृत्त के व्यास, पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त का व्यास ए बी हमने एक व्यास बना लिया, ये व्यास है, ये केंद्र होगा आपका, ओ केंद्र है। खैर, ए के निर्देशांक पे ए बी के सिरे ए के निर्देशांक आपके दे रखे हैं कितना, -2, -7। बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1, -11। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तथा केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के पहले हम लोग निकाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ओ के निर्देशांक, मतलब ओ के निर्देशांक बिल्कुल सिंपल है, ये आप कर चुके हैं। ओ मध्य बिंदु होगा, व्यास का जस्ट मध्य बिंदु पर ओ होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 हमारा दे रखा है, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 1/2, y1 हमारा कितना है -7, y2 हमारा कितना -11, खैर प्लस मैंने लगा दिया था, रब करके -11 लिखे दे रहे हैं। चिन्ह का बहुत बड़ा खेल है, चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा। अब 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा /2, 11 और 7 कितना होता है 18, माइनस का 18/2, 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा माइनस का 1/2, -9। तो हमको केंद्र के निर्देशांक निकल आए, केंद्र के निर्देशांक क्या आ गया, -1/2, -9, यही हमारा आंसर है। अब ये तो तुमको समझ में आ गया, आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के आपके पास 2 तरीके हैं। कौन सा, पहला तरीका ये है कि आप ओ ए की वैल्यू निकाल लें, चाहे ओ बी, भाई वो त्रिज्या ही कहलाता है, मतलब कि दोनों बिंदु ओ ए के बीच की दूरी निकाल लें अथवा ओ बी के बीच की दूरी निकाल लें, तो हमारी त्रिज्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि बटे में 2 है ना, तो अभी हम स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जाएगा। इसलिए हम करेंगे क्या, हम लोग ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी क्या है, व्यास है, तो व्यास का मान निकल आएगा। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी, व्यास जब निकल आएगा तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो हम लोग व्यास ही ना निकाल लें, मतलब व्यास ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। खैर इसको x1 y1 पहले से ही मान रखा है और ये x2 y2 है, तो x1 हमारा कितना दे रखा है -2, माइनस x2 हमारा 1, y1 हमारा कितना है -7, माइनस y2 कितना है +11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू √। देखिए 2 और 1, -2 और -1 जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 गया, प्लस का 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। खैर अब हम लोग आगे आते हैं, व्यास ए बी बराबर √, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 कितना होता है √25, √25 का मान कितना होता है 5, मतलब व्यास का मान आ गया। जब हमको व्यास ए बी पता चल गया तो त्रिज्या भी हम लोग आराम से निकालेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है 5/2 सेंटीमीटर है, मीटर है, कोई बात नहीं, इकाई लिख दीजिए आप।
बस यही हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक बिंदु, 1 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2022 में ही आया हुआ था 1 नंबर का क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से समझ लीजिए आप लोग कि इसमें कह रहा है एक बिंदु, बिंदुओं 7,-6 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। तो बताइए कि प्राप्त बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। बहुत कठिन लग रहा होगा, जबकि वास्तव में इसके 2 तरीके हैं और आप लोग दोनों एक तरीका तो आप लोगों को पता भी है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। इसको आप लोग जरा समझ लीजिए। इसमें कह रहा है, पहले तो 2 बिंदु दे रखा है, बिंदुओं की बात कर रहा है, तो 2 बिंदु ऐसे आप लाइन खींच दीजिएगा, एक को ए लिख दीजिएगा, एक को बी लिख दीजिएगा। ये आपका 7,-6 दिया हुआ है, बी भी आपका दिया हुआ है 3,4। इसमें कह रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब कोई एक है, यहाँ पर बिंदु है, मान लीजिए सी, ये 1 और ये 2 होगा, तो सी के निर्देशांक आपको निकालने होंगे। सी के निर्देशांक कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, पता है आप लोगों को, अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगेगा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। इसमें बस आपको मान रखना होगा, इसमें m1 की वैल्यू रखनी होगी, m2 की वैल्यू रखनी होगी, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसको जब आप लोग हल करेंगे तो कुछ आएगा, मतलब m1 x2 पूरा सब जब सॉल्व कर लेंगे तो मान लीजिए आ जाएगा 6,-8, इसी तरीके का आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है। ये मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये मतलब हल नहीं किया है कि नहीं आप लोग समझ लें कि सर ने कहा 6,-8 आएगा तो वही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने मतलब ऐसे ही बताया है कि इस तरह का कोई आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आ गया 6,-8, तो हमको ये देखना है ये किस चतुर्थांश में होगा। पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम में तो प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। आंसर आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब एक बात तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद ये आंसर निकल पाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका है ग्राफ। ये x है, ये y है, ये x का माइनस वाला हिस्सा, ये y का प्लस वाला, ये y का माइनस वाला। खैर 7,-6 कहाँ होगा, मतलब 7x से 7, y से -6, x से प्लस का 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7, x से प्लस का 7, y से माइनस का 6, y से माइनस का 6 कितना हो, 1 2 3 4 5 6, y से माइनस का 6, ये 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसको डैश डैश करके आप एक बिंदु यहाँ पर बना लीजिए, ठीक। इसको बोलेंगे 7,-6, क्लियर है। 3,4, इसका मतलब है x से 3, x से 1 2 3 और y से 4, y से 4 मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मिला लीजिए, ये बिंदु आ गया, इसको बोलेंगे 3,4, क्लियर है। अब इन रेखाओं को जरा मिला दो, ये a है और ये b है, ठीक, इसको a मानेंगे क्योंकि पहले, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है 1:2, इसका मतलब यहाँ 1:2 में अगर विभाजित करोगे तो ये छोटा होगा, मान लीजिए ये 1 मीटर है, ये बड़ा होगा, तो यहाँ ही कहीं तो बिंदु आएगा, जो तीसरा बिंदु 1:2 में काटोगे तो ये 1 मीटर ये होगा, तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो जो सी बिंदु प्राप्त हो रहा है वो किस चतुर्थांश में है, देखिए आप फिगर के अनुसार सी बिंदु है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आंसर आपका बिना हल किए, इसमें आपको हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद आपको पता चलेगा किस चतुर्थांश में। इसमें आपको हल नहीं करना पड़ेगा, बस ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ से ही देख करके आप बता देंगे कि कौन से चतुर्थांश में है। दोनों तरीके आपके पास है, आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E और F दिए हुए हैं, बिंदु A के निर्देशांक दिए हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सरल है। इसको हम लोगों को कैसे, बस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो आप पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। ये भैया ये है एबीसी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु ई है, ए बी के बीच में है ई, मध्य बिंदु है ई। ई के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -1। खैर ए सी का मध्य बिंदु है एफ, ए सी के बीच में कहीं है एफ, और एफ के निर्देशांक भी आपको दे रखे हैं 0, -1। खैर बिंदु ए के निर्देशांक भी हमको दे रखे हैं, ए के निर्देशांक हमको दे रखे हैं 1, -4। अब प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो पॉइंट समझिएगा, बिंदु दिए हैं ई और एफ के, पूछ रहे हैं महाराज जी एबीसी का क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना? ठीक है, हम पहले इसको मिला लेते हैं। अगर हमसे ए ई एफ का क्षेत्रफल पूछता तो आराम से निकाल लेते, 3 बिंदु दे रखे हैं, आराम से निकाल लेते। लेकिन पूछ क्या रहा है? ए बी सी का क्षेत्रफल। आपके पास 2 तरीके हैं हल करने के। एक तरीका ये है, क्यों ना हम बी के निर्देशांक निकाल लें और सी के निर्देशांक निकाल लें, और फिर हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक। लेकिन ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा, हम छोटा तरीका अपनाते हैं। हम क्यों ना ए ई एफ का ही क्षेत्रफल निकाल लें, ये छोटा है, इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल। अभी ए ई एफ का निकालना है क्योंकि इसी के बिंदु दे रखे हैं, इसलिए ए ई एफ का नहीं। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। खैर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। वैल्यू बस रख रहे हैं 1/2। x1 भैया कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। y2 कितना दे रखा है? y2 माइनस का 1 दे रखा है, माइनस y3 कितना दे रखा? माइनस, ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x2 कितना दे रखा है? x2 हमारा 2 है। y3 हमारा कितना है? माइनस का 1 है। y1 हमारा कितना है? y1 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। x3 हमारा कितना है? 0 है। y1 हमारा कितना है? माइनस का 4 है। y2 हमारा कितना है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। खैर 1 में से 1 गया 0, 0 को गुणा 1 में कराओ 0, ये आ गया प्लस का 2 गुणे 4 में से 1 गया 3, ये 0 का गुणा पूरे में हो जाएगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा। 1/2 सिर बचा 3 दूनी 6, 2 3 6, तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया? 3। ये किसका क्षेत्रफल आया है? इसका। आप लोग एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से बना जो भी त्रिभुज होता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा इस छोटे मध्य बिंदु के मिलाने से जो त्रिभुज बना है उसके क्षेत्रफल का 1/4 होता है। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सॉरी हम उल्टा बोल गए, जो त्रिभुज ए बी सी बड़े वाले का क्षेत्रफल जो होता है वो छोटे वाले के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। कितने गुना होता है? 4 गुना। अगर मध्य बिंदुओं हैं तो, अगर मध्य बिंदु नहीं है तो 4 गुना नहीं होगा। मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है, जो त्रिभुज बनेगा, वो बड़े वाले त्रिभुज का 4 गुना होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 4 गुणे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल। ये याद कर लीजिएगा, 4 गुणे, और ए ई एफ का क्षेत्रफल आपने निकाला है 3, तो 4 3 कितना आ गया? 12 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग मिलते हैं। ठीक है,
इन्हीं क्वेश्चनों का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।